बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का सियासी माफिया एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ा गया और नवाज शरीफ के काले करतूतों पर मुश्तमिल इंतहाई अहम तरीन दस्तावेजात मैं सबूतों के साथ आपके सामने रख रहा हूं और फिर इसके बाद आपको यह फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि क्या इमरान खान इस माफिया का मुकाबला कर सकता है और आखिरकार इस जंग में आखिरी जीत किसकी होगी। इंतहाई होशरुबा तफसीलात हैं। नोटबुक और कलम अपने पास रख लें ताकि आप इन तमाम तर चीज़ों को नोट कर सकें। मेरे पास इस वक्त 3 किताबें मौजूद हैं। पहली किताब है हमारी दस्तूरी तारीख और असद सलीम शेख साहब की लिखी हुई है। दूसरी किताब है मुजाहिद हुसैन बदउनवानी की हुक्मरानी और तीसरी किताब है जनाब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर जनाब इलियास चौधरी साहब की लिखी हुई किताब है। पहले मैं बैकग्राउंड आपके सामने रखूं। हमारी दस्तूरी तारीख में से नवाज शरीफ के हवाले से एक इक्तबास जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। नवाज शरीफ ने 13 अगस्त 1997 को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट असम्बली से मंजूर करवाया। उस वक्त चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे। इस कानून के तहत न सिर्फ आइन में दिए गए बेशुमार बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स के बराबर खड़ा करके इसकी तौहीन की गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आइन की शिक 19 जो आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक है को मुकम्मल तौर पर पामाल कर दिया गया। एक्ट के मुताबिक अगर पुलिस किसी शख्स के पास फिरका वाराना मतबूआ मवाद रिकॉर्ड मौजूद पाए तो इस शख्स को गिरफ्तार करके 7 साल की सजा दी जा सकती है। इस कानून की रूह से पुलिस किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर बिला वारंट गिरफ्तार करने, घर में दाखिल होने और तलाशी लेने और फायरिंग का हुक्म जारी करने का भी इख्तियार रखती है। यह हुआ तो फिर हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने 20 अगस्त 1997 को अदालत उज़्मा में खाली असामियों पर जजों की तकर्री की सिफारिश का वजारत अदल को जो खत भेजा, लेकिन ठीक अगले ही रोज सदर फारूक अहमद खान लगारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर एक हुक्मनामा के तहत अदालत उज़्मा में जजों की तादाद जो 1987 से 17 चली आ रही थी, अब भी 17 है, कम करके 12 कर दी। इस फैसले से न सिर्फ चीफ जस्टिस के खत को बल्कि हबीब बहाबुल खैरी केस में दिए गए अदलिया के फैसले को भी गैर मुअस्सर कर दिया गया। इस फैसले के तहत खाली असामियों पर 30 दिन के अंदर चीफ जस्टिस के मशवरे से जजों की तकर्री लाजमी थी और यह फैसला चीफ जस्टिस की रिपोर्ट वसूल करने के बाद किया गया, जिसमें जजों की तादाद में इजाफे की सिफारिश की गई थी। किया क्या? हबीब बाबुल खैरी केस के फैसले के तहत वफाक और सदर ने अदालत में खाली होने वाले असामियों को 30 दिन के अंदर चीफ जस्टिस के मशवरे से पुर करना था, लेकिन इस फैसले से बचने का हल यह निकाला गया कि जजों की तादाद कम कर दी गई और इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत ने सदर को इस्तेमाल किया। सदर के सामने जब समरी पेश की गई तो उसमें लिखा गया कि मुनासिब मुशावरत चीफ जस्टिस से कर ली गई है, जबकि हकीकत यह थी कि नवाज शरीफ ने जजों की तादाद में कमी के लिए चीफ जस्टिस से कोई मंजूरी हासिल नहीं की थी। बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर मुकदमे की समाअत हुई तो साबिक अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद जंगीर के जरिए कौम को पता चला कि वज़ीर आज़म ने सदर को जजों की तादाद में कमी के लिए जो सिफारिशात भेजी, इनमें लिखा गया कि चीफ जस्टिस के मशवरे से जजों की तादाद में कमी की जा रही है। सरीहन झूठ बोला नवाज शरीफ ने, जिस पर सदर ने ऐसा हुक्मनामा जारी करके जजों की तादाद में कमी कर दी। मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से वज़ीर आज़म की सिफारिश के कागजात तलब किए तो उन्होंने आइन की दफा का हवाला देकर कागजात को अदालत के रूबरू पेश करने से इनकार कर दिया, जिससे यह बात साबित हो गई कि वज़ीर आज़म ने सदर को सिफारिश के वक्त एक झूठी तहरीर अरसाल की थी, झूठी तहरीर अरसाल की। आगे चलकर क्या हुआ कि जो है वो आगे इसकी जो मजीद तफसीलात हैं वो दूसरी किताब में आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान बदउनवानी की हुक्मरानी मुजाहिद हुसैन, ये तनाज़ा शुरू हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया नवाज शरीफ ने। पूरा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। इस किताब के अंदर लिखा है, नवाज शरीफ ने जिस माहौल में सियासी परवरिश पाई यह मुकम्मल तौर पर बदउनवानी और बदइंजामी का माहौल था। इसलिए नवाज शरीफ के जहन में यह तसव्वुर मजबूत होता गया कि हर शख्स ख्वाह वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिलाखिर इसकी कोई ना कोई कीमत होती है। जैसे उन्होंने ज़िया-उल हक के मुहैया करदा पैसे से अरकान असम्बली और उनकी वफादारियां खरीदी, इसी तरह उन्होंने बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ब्यूरोक्रेसी,
فوج اور حتیٰ کہ عدلیہ میں اپنے فائدے کے لوگ تلاش کر لیے۔ نواز شریف اچھے عہدوں پر تقرری، تبادلے، ترقی اور بڑھتی سے لے کر نقد رقوم، تحائف اور پلاٹوں تک کا لالچ بھی دیا کرتے، اور بوقت ضرورت وہ امیدوار کی اہلیت کے مطابق اس کو مناسب تحفہ عنایت کر دیتے اور عمر بھر کے لیے حلقۂ اثر میں شامل کر لیتے۔ اب مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس کی ایک خوفناک مثال قابل احترام عدلیہ کے بعض ارکان کو میاں نواز شریف کی طرف سے قیمتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی۔ میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 600 گز کا پلاٹ الاٹ کیا۔ نسیم حسن شاہ نے فوری طور پر اس پلاٹ کو فروخت کر دیا، لیکن یہ تحفہ پوشیدہ نہ رہ سکا اور ذرائع ابلاغ کے سامنے نسیم حسن لاجواب ہو گئے۔ جب نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی، اسی رشوت کے نتیجے میں آگے چل کر تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں، تو بڑی آسانی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا صلہ قرار دیا۔ اگر اس سے پہلے میاں نواز شریف قابل احترام عدلیہ کے وفار کی دھجیاں نہ اڑا چکے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ بے نظیر بھٹو رشوت کا اتنا خوفناک الزام عدلیہ پر عائد کر سکتی، لیکن بعد میں میاں نواز شریف نے نسیم حسن شاہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی بنا دیا۔ پلاٹوں کی تقسیم کے دوران نواز شریف نے اپنا اگلا ہدف، بلکہ سب سے پہلا ہدف، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بنایا اور 10 قابل احترام ججز صاحبان کو ایل ڈی اے میں پلاٹ دیے۔ نواز شریف سے پلاٹ حاصل کرنے والوں میں جو فاضل جج صاحبان شامل تھے، ان کے نام یہ ہیں: جسٹس محبوب احمد، جسٹس خضر حیات، جسٹس اعجاز ناصر، جسٹس چودھری محمد فضل کریم، جسٹس راجہ افراسیاب خان، جسٹس راشد عزیز، جسٹس خالد پال خواجہ، جسٹس امیر ملک، جسٹس احسان اللہ چودھری اور جسٹس محمد اسلم، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ لوٹ سیل لگا دی گئی۔ اب انتہائی خوفناک اور ہوش ربا انکشافات سپریم کورٹ کے سینئر صحافی، سینئر رپورٹر الیاس چودھری، جو کہ سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسیشن کے پہلے صدر بھی رہ چکے ہیں، انہی کی کوششوں سے سپریم کورٹ ایسوسیشن بھی بنی۔ یہ ان کی کتاب ہے، اس کا جناب عنوان ہے تحفہ یا رشوت، چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کا پلاٹ، جولائی 1993۔ لکھتے ہیں جناب: صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے جب نواز شریف کو گھر بھیج دیا اسمبلیاں توڑ کر، نواز شریف نے صدر کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور پھر ایک دن اچانک ہائی کورٹ سے پٹیشن واپس لے کر سپریم کورٹ کے براہ راست دائرہ اختیار 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ اس وقت ڈاکٹر نسیم حسن شاہ چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہائی کورٹ سے واپس لو معاملہ اور میرے پاس آؤ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے آخرکار نواز شریف کی حکومت بحال کر دی۔ صدر غلام اسحاق نے چیف جسٹس سے متعلق اس کے بعد بدلے میں ایک سٹوری لیک کر دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزی اخبار فرنٹیئر پوسٹ کے مالک ایڈیٹر رحمت شاہ آفریدی کو دستاویزات کی باقاعدہ کاپیاں فراہم کی۔ رحمت شاہ آفریدی نے فرنٹیئر پوسٹ اخبار میں لیڈ سٹوری شائع کی کہ چیف جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے حکومت کو ایک درخواست دی کہ وہ کراچی میں مقدمہ سننے جاتے ہیں، انہیں وہاں گھر بنانے کے لیے پلاٹ دیا جائے۔ حکومت نے پلاٹ الاٹ کر دیا۔ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ چیف جسٹس نے اگلے روز کئی گنا زیادہ قیمت پر وہ پلاٹ فروخت کر دیا۔ رحمت شاہ آفریدی نے تمام دستاویزاتی ثبوت اپنے اخبارات میں شائع کر دیے۔ چیف جسٹس اور نواز شریف دونوں کی بڑی سبکی ہوئی، لیکن اس کے بعد فرنٹیئر پوسٹ اور رحمت شاہ آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری ایک تاریخ ہے۔ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ آگے نومبر 1997 کے آخری اشرے میں اس وقت منظر یہ تھا، نومبر 97 میں، کہ نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم تھے، سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور فاروق لغاری پاکستان کے صدر تھے۔ پہلے نسیم شاہ کا معاملہ آپ کو سنایا کہ 93 میں جب انہوں نے نواز شریف کی حکومت بحال کی، اس کے پیچھے کیا تھا۔ اب سجاد علی شاہ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کی تفصیل پہلے دوسری کتاب میں آپ کو بتا چکا ہوں آگے چل کر، جس کے بعد سپریم کورٹ پر 28 نومبر 1997 کو اس وقت حملہ کر دیا گیا جب وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں فل بینچ سماعت کر رہا تھا۔ نواز شریف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس سے بالا خصوصی عدالتیں قائم کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی پرانی ان کے ساتھ لڑائی تھی کہ اس سے پہلے جب نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں بینچ نے نواز شریف کی حکومت بحال کی تھی تو موجودہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا تھا ان کو سبق سکھانے کے لیے، اور جب ان کے خلاف کیسز کی سماعت ہو رہی تھی تو انہیں عدالت کی، تو نواز شریف نے کیا کیا؟
नवाज शरीफ दौर के स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब ने भी बाद अज़ा अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया। वो लिखते हैं कि 5 नवंबर 1997 को उन्हें नवाज शरीफ की कॉल मौसूल हुई कि आप कैबिनेट रूम में आ जाएं, जहां इस्तेकाक कमेटी के चेयरमैन नवाबजादा इकबाल मैदी ने ब्रीफिंग दी। वो चाहते थे, यानी नवाज शरीफ चाहते थे कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को इस्तेकाक कमेटी में तलब करके 1 दिन के लिए जेल भेज दिया जाए। नवाज शरीफ चीफ जस्टिस को 1 दिन के लिए जेल भेजना चाहते थे। बकौल गौहर अयूब उन्होंने मुखालफत की और कहा कि रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते। इजलास खत्म हुआ तो नवाज शरीफ उन्हें अपने साथ ले गए और रास्ते में कहा कि मुझे कोई तरीका बताओ कि जस्टिस सजाद अली शाह को जेल भेज सकूं। गालबन इस्तेकाक कमेटी में तलब करने वाली बात ना बनी तो नवाज शरीफ ने बहम सलाह होकर हमले का प्रोग्राम बनाया होगा। चीफ जस्टिस मिस्टर सजाद अली शाह हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात की समाअत कर रहे थे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नकद सौदा करते हैं। रिपीट करता हूं, नकद सौदा करते हैं, उधार नहीं रखते। इस हाथ दे उस हाथ ले। यानी जब जस्टिस मिस्टर अफजल लोन ने उन्हें कोऑपरेटिव स्कैंडल में बरीउल-ज़मा करार देते हैं तो उन्हें नकद सेनेट की नशिस्त इनाम में दी जाती है। मिस्टर सजाद अली शाह, जस्टिस सजाद अली शाह अगर उन्हें बरी नहीं करते और मुकदमा चलाते हैं तो जजा नहीं, सजा ही के हकदार हो सकते हैं। यह है जनाब नवाज शरीफ का बैकग्राउंड। 3 अहम 3 किताबों के साथ दस्तावेजी सबूत जो है वो मैंने आपके सामने रखे। अब यह है वो नवाज शरीफ और इसकी बेटी मरियम नवाज जो कि इस वक्त जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर किस तरह से हमला आवर हैं। तफसीलात इसकी आपके सामने हैं कि नवाज शरीफ हर हरबा इस्तेमाल करते हैं धौंस, धांधली, गला पकड़ने का, बाद में पैर पकड़ने का, रिश्वत, सिफारिश, प्लाट, कोई भी और मामला, कोई भी तरीका। यहां तक कि ये भी तफसीलात हैं कि जर्नैलों को अपना हामी बनाने के लिए उनको गाड़ियां, कारें तक उन्होंने ऑफर की। उसके दस्तावेजी सबूत भी हम जो है वो आपके सामने रख चुके हैं। अब इस माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनाब केस की समाअत हो रही है। 5 रुकनी बेंच किस केस की समाअत कर रहा है? इस केस की कि क्या इलेक्शन 90 दिनों के अंदर आइन और कानून के मुताबिक अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए या नहीं। और उसके ऊपर फिर 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के इख्तलाफी नोट सामने आते हैं, जिसमें हम अपनी पिछली वीडियो में ये बता चुके। और उनमें से फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का नोट जो कि बड़ा ही वाज़ेह है कि इस तमाम तर मामले को इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं, इससे पहले इस बात को देख लिया जाए कि क्या असम्बलियाँ आइनी कानूनी तौर पर तहलील हुई हैं या नहीं। मरियम नवाज साहबा का जलसे के अंदर सरेआम ये कहना कि इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, लेकिन पहले नवाज शरीफ को जो दी जाने वाली सजाएं हैं पहले वो ख़त्म की जाएं। अदलिया को सरेआम इस किस्म की धमकियों के क्या मकासद हैं? आज इस किस्म की धमकियां, इल्ज़ामात के बाद हुआ क्या कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने यह मामला, ये केस सुनने से जो है वो माजत कर ली। वो इस बेंच से अलहदा हो गए और बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा रहकर मजीद तमाशा नहीं बनना चाहते। यानी कि नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज और पूरी मुस्लिम लीग नवाज की एक बाकायदा तौर पर यह तारीख है कि वो अपने खिलाफ फैसला देने वाले जजेस को तमाशा बना दिया करते हैं और तमाम जजेस को खरीदते हैं और खरीदने की कोशिश करते हैं। जो जज खरीदा जाए वो तो खैर उनका हामी बन जाता है, इसकी पूरी एक तारीख है। और जो जज खरीदने में ना आए उसके खिलाफ तमाशा भी करते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी कर देते हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर पूरी एक तारीख है। किस तरह से वो प्लानिंग हुई, क्या कुछ हुआ, वो भी जनाब इन किताबों के अंदर मौजूद है। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ यूं मिल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी की हुकूमत गिरा देते हैं। और लेकिन ये ख्याल नहीं करती पीपल्स पार्टी, ये नहीं सोचती पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ की पूरी एक तारीख, बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया। बेनज़ीर भुट्टो खुद ये कहती रही कि वो जजेस को साथ मिलाकर खेलते हैं। और आज इन तमाम तर मामलात के ऊपर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। शीरी रहमान ने भी आज अदलिया को धमकाने की कोशिश की, अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने की जो है वो उन्होंने कोशिश की। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये इस बात का अंदाजा है
کہ اگر عمران خان نواز شریف کے خلاف یہ جنگ جیت گیا جو اصل میں سیاسی مافیا کے خلاف جنگ ہے، تو پنجاب سے تو نواز شریف کا خاتمہ ہو گئی، اس کے بعد سندھ سے پیپلز پارٹی اور زرداری کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ اس مافیا کے خلاف عمران خان کی آخری اور حتمی جنگ ہے، جو کہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو جنگ ہے کتنی جلدی پاکستان کے عوام جیت سکیں گے یا نہیں۔ پاکستانی عوام کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔